नमस्कार छात्र, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 में इकाई 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के इकाई की चर्चा कर रहे हैं। इस इकाई में हमारे भारत देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम और अलग अलग विद्यालयों में से छात्र बैठे हैं, यानी कि एक और डॉक्टर कलाम बैठे हैं और सामने सभी विद्यार्थी बैठे हैं। उनके मन में जो प्रश्न है वो प्रश्न डॉक्टर कलाम को करते हैं और डॉक्टर कलाम उनका तुरंत ही उत्तर देने के लिए उत्सुक है। तो यहाँ एक साक्षात्कार के रूप में, वार्तालाप के रूप में इस इकाई में प्रस्तुत किया है। तो डॉक्टर कलाम भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम वो एक महान वैज्ञानिक भी थे। भारत के आधुनिक क्षेत्र में तथा प्रक्षेपण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन से भी पहचाना जाता है। वो बहुत सरल स्वभाव की थी। छोटे छोटे बच्चों के साथ उन्हें बहुत लगाव था। यहाँ बच्चे साक्षात्कार के रूप में उन्हें प्रश्न पूछते हैं। ये घटना तब की है कि जब डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति पर नियुक्त थे, तभी ये वार्तालाप था। तो यहाँ हम इकाई में देखते हैं प्रश्नकर्ता। तो प्रश्नकर्ता यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, कई अलग अलग विद्यालय में से उपस्थित है। आर अरविंद कक्षा 3 सेंट मेड्स स्कूल चेन्नई से यह बच्चा प्रश्न पूछता है कि क्या आप जानते हैं, आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं। बच्चे कहते हैं कि आपके बचपन की कोई यादगार घटना यानी कि प्रसंग हमें सुना सकते हैं। तब डॉक्टर कलाम कहते हैं कि कक्षा 5वीं के मेरे एक शिक्षक थे, श्री शिव सुब्रह्मण्य अय्यर, कि यह एक बात मुझे याद है कि एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी कि जो मेरे मन को और मस्तिष्क यानी कि दिमाग, मेरे मन को और दिमाग में हमेशा के लिए वह बैठ गई है। इसी से मुझे आगे विज्ञान के प्रति बढ़ने की प्रेरणा मिलना यानी कि प्रोत्साहन मिलना। तो पक्षी कैसे उड़ सकता है, उनकी चर्चा उनके गुरुजी ने वहाँ नहीं की, लेकिन समुद्र तट पर, रामेश्वरम के तट पर ले जाकर बच्चों को बताया, यानी कि वहाँ प्रायोगिक के रूप में बताया, जिसके कारण आज भी डॉक्टर कलाम को याद है। तो बच्चों, पढ़ने से ज़्यादा आप प्रायोगिक के रूप में जब उन्हें देखते हैं तो वो जल्दी से तुरंत हमें याद रह जाता है। प्रश्नकर्ता सरयू और मकर दो छात्र हैं, वो पूछते हैं कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर, हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर है, वहाँ से कक्षा 5 के जो छात्र हैं वो प्रश्न पूछते हैं, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। प्रमुखता यानी कि महत्व, बचपन में हमें किस विषय पर महत्व देना चाहिए। तो यहाँ डॉक्टर कलाम है वो हमें बहुत अच्छा सुझाव देते हैं। मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यमिक के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है।
हम छोटे बच्चे हैं तो कुछ भी सोच विचार करते हैं तो हमारी मातृभाषा में, मातृभाषा यानी कि गुजराती, कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, रात को स्वप्न आते हैं, तो वो सब हमारी मातृभाषा में ही आते हैं। इसीलिए बचपन में मातृभाषा में ही पढ़ाई करना चाहिए। उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। मातृभाषा में पढ़ाई करना, बाद में राष्ट्रीय भाषा में पढ़ाई करेंगे तो वो सबसे अच्छा है। यह जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी भाषा का ही हम महत्व दें और बड़े होकर हम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही हम पढ़ाई करें, वो जरूरी नहीं है कि क्योंकि जब छोटे होते हैं तब से हमें कोई सोच होती है, कोई विचार आता है तो वो हमारी मातृभाषा में ही आता है। इसीलिए अंग्रेजी में ही पढ़ना वो कोई निश्चय नहीं है, कोई इसी प्रकार हमें तय कर सकते नहीं है। प्रश्नकर्ता अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। यहाँ छोटे छोटे बच्चे ही हैं और वो अपने दिमाग के अनुसार ही वो प्रश्न पूछते हैं। यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। छोटा बच्चा है, वो कहता है कि यदि हम भी आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखोगे तब, अभी तो आप छोटे हैं, लेकिन जब बड़े होगे और युवा अवस्था में आप कदम रखोगे तब आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। आपको तुम्हारे जीवन का एक लक्ष्य तय करना होगा कि आपको क्या करना है। हमेशा कुछ बड़ा सोचना चाहिए और जब आप लक्ष्य तय करो तब कुछ बड़ा बनने का ही लक्ष्य तय करना चाहिए। जैसे ही यह अनुभूति होगी आप आखिर बनना क्या चाहते हो, जैसे आप तय कर दोगे कि आप क्या बनना चाहते हो, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। आपने निश्चय कर लिया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आपने आपका लक्ष्य निर्धारित कर दिया, उसके बाद आप उस दिशा में ही चलना शुरू कर दो। अपना दिमाग भी उस दिशा में चलना शुरू कर दे, ऐसा आपको प्रयत्न करना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि जो जी तोड़ मेहनत करो, जो आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आप आगे बढ़ना शुरू कर दो, वहाँ बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी, मुश्किलें आएगी, फिर भी वहाँ आप आगे बढ़ना शुरू ही रखो। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। आपके अंदर मन में एक दृढ़ निश्चय संकल्प तय करना होगा। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करें। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर हमेशा ज्ञान अर्जित करें, यानी कि प्राप्त करें। जिस दिशा में आपने जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, उस दिशा पर आपका ज्ञान होना आवश्यक है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ वहाँ से जानकारी, माहिती लाकर उन पर सोचना चाहिएगा, पढ़ना, और बाद में ही आप आगे बढ़ोगे। तो आपका लय नक्की करना, तय करना और उसके बाद उस दिशा में निरंतर चलते रहना। चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे के कैम्ब्रिज, अंधेरी। तो यहाँ मुंबई से चिराग है, वह प्रश्न पूछता है कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। यहाँ कहता है कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना आज भी हमें करना पड़ता है। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। हमारा भारत देश विकसित देश है, विकासशील देश है। विकसित देश अमेरिका जैसे जो देश है वो विकसित देशों में उनकी गिनती की जाती है। अभी भी हमारा देश विकासशील देश में उनकी गिनती की जाती है। तो सबसे पहले हमें यही करना है कि अभी 2020 की
जो सदी है चलती है, तो यह इस समय सबसे पहले हमारे देश को विकसित देश तक पहुंचाना है और उसके लिए हमें सतत निरंतर प्रयत्न करना है। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय मलाड, मुंबई। मुंबई के मलाड एरिया में से डॉक्टर राधाकृष्ण विद्यालय से हर्ष कह रहा है कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? साहस की परिभाषा क्या है? डॉक्टर कलाम, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या मुसीबत से बचाना ही साहस है। डॉक्टर कलाम बहुत अच्छा उत्तर देते हैं कि कोई मुसीबत में है तो उनको बचाने के लिए अपने जान की परवाह कभी भी करनी चाहिए नहीं, वह सबसे अच्छी साहस की परिभाषा है, तब तुम साहस वीर कहोगे। तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। तो यहाँ तरुण पटेल कहता है कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? हम हमारे मातृभूमि के प्रति गर्व कैसे विकसित कर सकते हैं? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। भारत का कोई भी व्यक्ति भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। सौभाग्य की बात तो यही है कि आप भी हमारे इस भारत देश की मातृभूमि से जुड़े हुए हैं और मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यह आपके लिए गौरव की बात है। भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के परिवार का अंग है, चाहे वो अमेरिकन में हो, वो ऑस्ट्रेलिया में हो, फिर भी वो भारत के साथ ही जुड़ा हुआ है और उनका उसे गर्व होना चाहिए कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही परिवारों में से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? जिस बच्चे को हम पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो सभी बच्चे ऐसा ही कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। लेकिन कोई बच्चा ऐसा नहीं कहता कि मैं मजदूर बनना चाहता हूँ, मैं किसान बनना चाहता हूँ, मैं कुम्हार बनना चाहता हूँ। तो ये बच्चे ऐसा कहते हैं कि हम तो वहाँ से आते हैं। तो आप ही बताइए आपका क्या संदेश है? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। किसान है, मजदूर है, कलाकार है, वो सभी हमारे राष्ट्र के विकास में एक अभिन्न अंग है, हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे ही हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। यहाँ डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आप जिस क्षेत्र में से आए हैं उस क्षेत्र में ही आप उन्नति करें, प्रगति करें, क्योंकि उनके साथ ही हमारा देश जुड़ा हुआ है। उनके बिना, मजदूर के बिना भी नहीं चलेगा। किसान, हमारा देश तो खेती प्रधान देश है, तो किसान के बिना भी यहाँ हमारे देश का विकास नहीं होगा। तो ये सभी जो वर्ग है वो भी हमारे देश के विकास के अभिन्न अंग है। तो आप भी जिस परिवार में से आए हैं उनमें बहुत ज़्यादा तरक्की करें और सफलता प्राप्त करें। रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज, इटावा। यहाँ कक्षा 11 के जो छात्र है वह पूछता है कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा,
पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? बच्चा बहुत अच्छा प्रश्न पूछता है डॉक्टर कलाम को कि आप कहते कि 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा भारत देश, लेकिन हमारे देश की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि इस सभी जनसंख्या को बेरोजगारी से ये संभव हो सकेगा? तो डॉक्टर कलाम बहुत अच्छा उनका उत्तर देते हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने की, हमारे देश को विकासशील बनाने में ये सबसे अधिक समझने की, सोचने की बात है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। तो यहाँ कहते हैं डॉक्टर कलाम कि सबसे पहले तो हमारे देश की जो महिलाएं हैं उन्हें जागरूक करना पड़ेगा। स्त्री शिक्षा की बात भी उसमें सम्मिलित है। छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता जो है, जो सूत्र है, वो भी दोहराना पड़ेगा। और तब भारत 2020 का एक मिशन है, एक उदाहरण है कि तब तक युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ करवाएंगे, यानी कि सभी भारत देश के नागरिकों को अच्छी तरह से रोजगारी मिल जाए, ऐसा हमारा एक उदाहरण है, एक मिसाल है हमारी। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, गांव के लोगों में भी बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे। गांव में भी बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे। जो गृह उद्योग है वो भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यानी कि गृह उद्योग करेंगे, छोटे छोटे उद्योगों की भी आज हम देखते हैं कि कई, नरेंद्र भाई मोदी ने भी बहुत सारी टेक्निक अपनाई है कि गांव की जो स्त्रियां हैं वो कुछ भंडोर जमा करके दूसरी लोन के रूप में भी पैसे लेकर कोई उद्योग, गृह उद्योग शुरू कर देते हैं। रोजगारी पूरी पाने के लिए कोई भी नागरिक लोन के स्वरूप में पैसे भी ले सकता है और छोटा धंधा भी, उद्योग भी शुरू कर सकता है। ऐसी बहुत सारी हमें टेक्निक मिली है और सफलता भी हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी ने भी ऐसी बहुत सारी स्कीमें रजू की है, जिसके कारण मध्यम वर्ग के लोग भी आसानी से वो पैसे लेकर वो काम कर सकते हैं।